हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हाउ टू बिकम अ प्रोड्यूसर। सो लेट्स डिस्कस दैट। ये पूछा है सुजन रैम्पिस ने। सर, हाउ मेक अ वीडियो ऑन प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा, पहले प्रोड्यूसर बना देता हूँ। सो पहली चीज जो आपको नोटिस रखनी है वो ये है कि प्रोडक्शन इज बेसिकली अरेंजिंग थिंग्स, रनिंग थिंग्स एंड मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। सो हाउ टू बिकम अ प्रोड्यूसर, पहले तो मैं आपको प्रोड्यूसर की डेफिनेशन बता दूं। प्रोड्यूसर, बहुत लोगों को एक गलत फहमी है और मैंने पिछले वीडियोस में बताया भी है। लोगों को पता लगता है कि प्रोड्यूसर वो आदमी होता है जो पैसा लगाता है फिल्म में। नहीं, वो फाइनेंसर होता है। प्रोड्यूसर का काम पैसा इकट्ठा करना होता है। वो अपनी फिल्म के लिए पैसे इकट्ठे करता है, स्टोरी इकट्ठी करता है, डायरेक्टर को इकट्ठा करता है, पूरा सेटअप करता है बेसिकली। सो प्रोड्यूसर बेसिकली माई बाप होता है, इसीलिए हर फिल्म का जो बेस्ट अवार्ड होता है वो प्रोड्यूसर को ही दिया जाता है। तो प्रोड्यूसर इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग गाय ऑन सेट, ऑन पेपर, बट ऐसा नहीं होता है। इंडिया में और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में अभी क्या हो गया है कि जो फाइनेंसर है वही बोलता है कि मुझे प्रोड्यूसर का दर्जा भी चाहिए, आपको देना पड़ता है, आप नाराज नहीं कर सकते उसको, तो आप उसे दे देते हो, वो प्रोड्यूसर बन जाता है। करता धरता कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा लगाता है और उसको अवार्ड मिल जाता है। और पैसा तो रिकवर हो ही जाता है क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन है, हर जगह आपकी फिल्म दिखी जाती है। तो बेसिकली ये होता है प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर का बेसिक काम होता है सारी चीज़ें अरेंज करना, सेट पे पूरे टीम को एक साथ अरेंज करना, लेके आना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो प्रोड्यूसर करता है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया इससे पहले कि प्रोडक्शन इज बेसिकली अरेंजिंग थिंग्स, रनिंग थिंग्स एंड मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर एंड हिज टीम। इसकी टीम में कौन कौन लोग होते हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि एसोसिएट प्रोड्यूसर होता है, असिस्टेंट प्रोड्यूसर होता है, को प्रोड्यूसर होता है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता है, प्रोडक्शन असिस्टेंट होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर होता है, लाइन प्रोड्यूसर होता है। इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो इनके अंदर में काम करते हैं। और इन सारे लोगों का काम सिर्फ एक ही होता है कि प्रोडक्शन इज बेसिकली अरेंजिंग थिंग्स, रनिंग थिंग्स एंड मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। एक प्रोड्यूसर होता है लाइन प्रोड्यूसर, जो ये देखता है कि आपका शूट सही टाइम पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। प्रोडक्शन मैनेजर सारे स्पॉट को मैनेज करता है, असिस्टेंट प्रोडक्शन को मैनेज करता है, जो ये मेक श्योर करते हैं कि सेट पे कोई रिक्वायरमेंट ऐसी तो नहीं है जो पूरी नहीं हो पाई है डायरेक्टर की या चीफ एडी की, जो उनको पूरी करनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज़ होती है जो आर्ट डायरेक्टर कहता है कि ये मेरे बजट का हिस्सा नहीं थी। जैसे कई बार क्या होता है कि आर्ट डायरेक्टर या प्रोडक्शन डिजाइनर को एक बजट दे दिया जाता है, उस बजट में सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि सारी चीज़ें आपको लानी है, पर और उसका एक बजट तय होता है, जाहिर सी बात है, प्रोड्यूसर तय करता है और साइन होते हैं डॉक्यूमेंट्स। पर अगर बीच में एकदम से चीफ एडी को रिक्वायरमेंट लेके आता है कि हमको ये भी चीज़ चाहिए, तो वो प्रोडक्शन डिजाइनर उसको मना कर सकता है क्योंकि वो उसके बजट का हिस्सा नहीं है। अब इसमें भी एक चीज़ होती है कि प्रोडक्शन डिजाइनर जो होते हैं वो या तो आपका मंथली बेसिस पे काम करते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने का मतलब ये होता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं तब आप एक मुश्त पैसा ले लेते हैं। जैसे कि 5 लाख 10 लाख, आपको कोई ऐड है जिसमें आपने 5 लाख 10 लाख रुपए ले लिए एक मुश्त, तो उसमें जो असिस्टेंट का खर्चा है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें लगनी है, जो सामान लगना है, वो सारा खर्चा आपको बेयर करना पड़ेगा। आपकी सैलरी निकालना अब आपकी जिम्मेदारी होती है। पर अगर आप मंथली बेसिस पे काम करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं करते हैं तो आपको जो भी चीज़ें प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, आपको एक अमाउंट होता है जो दिया जाता है, आपकी अलग सैलरी होती है, आपके असिस्टेंट की सैलरी भी अप्रूव होती है प्रोड्यूसर की तरफ से। तो जो पैसा होता है वो प्रोड्यूसर देता है आपके असिस्टेंट्स को, सेटिंग वालों को, सारे लोगों को। आप वहाँ पे एज अ जॉब कर रहे होते हो। कॉन्ट्रैक्ट में आप ही को सारी सैलरी निकालनी होती है, आपको सारी चीज़ें बनानी होती हैं, तो आप हेड ऑफ प्रोडक्शन डिजाइनर होते हो। तो ये डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट में और मंथली बेसिस पे काम करने का। तो मोस्टली पीडीज जो होते हैं, प्रोडक्शन डिजाइनर्स जो होते हैं, वो देखते हैं कि मतलब कौन सी चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल पड़ रही है। अगर उनको लगता है कि जो जिसके साथ पहले काम किया है वो सेट पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है, तो ऐसे में पीडीज जो होते हैं वो मंथली बेसिस पे काम करना पसंद करते हैं, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करना पसंद करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में कई बार क्या होता है, ओवर बजट चीज़ें हो जाती हैं जिसमें प्रोडक्शन डिजाइनर को लॉस होता है। एनीवेज, तो प्रोडक्शन टीम का ये भी काम होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो एकदम से रैंडमली बताई गई है और आर्ट डिपार्टमेंट या कैमरा डिपार्टमेंट को चाहिए है और नहीं आ रही है, तो उसका भी ध्यान रखें। खाना टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, खाना सही है कि नहीं है। जो भी प्रोडक्शन की पेटीज होती हैं, प्रोडक्शन वाले जो रखते हैं अपने साथ, उन प्रोडक्शन पेटीज में आपको सारा सामान मिलेगा। उसमें लाइट का सामान होगा, उसमें थर्माकोल भी मिलेगा, उसमें लाइट पेपर भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी जो डीओपीज की ज़रूरत होती है। तो जो डीओपीज होते हैं वो सारा सामान खरीदते नहीं है, बेसिकली वो रिक्वायरमेंट देते हैं और वो सारी रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन के पास आती है। तो बेसिकली जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन को देते हैं। तो प्रोडक्शन बेसिकली पापा होते हैं जिनके पास सारे लोग आते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। अगर एडिटर को भी कोई प्रॉब्लम है, वीएफएक्स वाले को भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो आके उनको बताएगा। अगर एडीज को भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे
खाना सही से नहीं मिल रहा है, या फिर सोने को सही से नहीं मिल रहा है, होटल सही नहीं है, या फिर सेट पे कोई सामान नहीं पहुंच पा रहा है, या टाइम या लोकेशन सही से नहीं हो पा रही है, तो वो जाके लोकेशन मैनेजर से बात नहीं करेगा, जो एडी होता है वो जाके प्रोडक्शन वाले से बात करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर से, लाइन प्रोड्यूसर से, या फिर एसोसिएट प्रोड्यूसर से, वो जाके उसकी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करेंगे। तो बेसिकली प्रोडक्शन इज बेसिकली अरेंजिंग थिंग्स, रनिंग थिंग्स एंड मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। इसके अलावा लर्न प्रोडक्शन व्हाइल असिस्टिंग अदर प्रोड्यूसर्स। तो आपको अगर प्रोड्यूसर बनना है तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो कि आपके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए तभी आप प्रोड्यूसर बन पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो काम कर रहे हैं, जो 21-21 साल के लौंडे हैं, जो 22-22 साल के लौंडे हैं, जिन्होंने अभी अभी कहीं से पास आउट किया है। उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, देखने में गोरे चिट्टे हैं, पंजाबी लौंडे हैं, तो उनको तुरंत काम मिल जाता है। ये भी एक अलग रेसिज्म है मुंबई का। आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप गोरे चिट्टे हो, देखने में रिच लगते हो, पंजाबी हो और आपके गालों से ना खून निकल रहा है, आपकी स्किन एकदम व्हाइट है और आप बहुत हार्ड इंग्लिश बोलते हो, 2-3 बार कनाडा, यूएस, यूरोप होके आ चुके हो, ऐसे काम मिलेगा, यूं काम मिलेगा। बिकॉज बहुत सारी जेंट्री जो है रिच लोगों की, वो रिच लोगों के साथ ही बैठना चाहती है, तो आपको तुरंत काम मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप गोरे नहीं हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। पर अब जितनी भी यहाँ पे बातें हो इक्वलाइजेशन की, ऐसा वैसा करके, ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमन माइंडसेट आप चेंज नहीं कर सकते। आप लॉज बना सकते हो उसके खिलाफ, पर ह्यूमन माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। एक गोरे आदमी को तुरंत काम मिलता है, काले आदमी को थोड़ा कम काम मिलता है। आई हैव सीन दैट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी। बाय डिफॉल्ट ऐसा लोगों को लगता है कि जो काला आदमी होता है ना, जो जिसकी डार्क स्किन होती है, वो गरीब है बाय नेचर, भले ही वो अमीर होगा, और एक वाइट स्किन वाला बंदा है वो अमीर है बाय डिफॉल्ट। ऐसे ही मेरे भाई का एक दोस्त था जिसको हर रेस्टोरेंट में बड़ी इज्जत मिलती थी, और सबसे ज्यादा फुकरा वही था, पर क्योंकि वो गोरा था, देखने से रिच लगता था वो। तो जो रिच की डेफिनेशन है हमारी यही है कि जो देखने में गोरा लगता है, सफेद लगता है, हम उसे अपने आप बाय डिफॉल्ट रिच और क्लीन और हाइजीनिक मान लेते हैं। जो काला लगता है उसे हम बाय डिफॉल्ट गंदा, भंगी टाइप का मान लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत थिंकिंग है। बट अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ कोलोनियल थिंकिंग जो हमारे दिमाग में सालों से लोगों ने डाल दी है, जिसको निकालना बहुत मुश्किल है। सो अभी क्या कर सकते हैं उसके लिए। और जैसा कि मैंने बोला, ये भंगी शब्द का इस्तेमाल किया, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि भंगी शब्द भी उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो घर में गंदगी साफ करते थे। तो लोगों ने ऐसा मान लिया है कि जो भंगी होते हैं वो देखने में अच्छे नहीं होते हैं, जबकि ये भी अगेन वेरी रेसिस्टिक थॉट है। पर अगेन मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे उस डायरेक्शन में जाना। लर्न प्रोडक्शन व्हाइल असिस्टिंग अदर प्रोड्यूसर्स। तो अगर आपको प्रोड्यूसर बनना है तो बेसिकली लर्न प्रोडक्शन फर्स्ट। आप किसी प्रोड्यूसर्स के अंडर में काम करके थोड़ा सा प्रोडक्शन सीखिए, चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करते हैं। तो बहुत सारे प्रोड्यूसर तो ऐसे ही प्रोड्यूसर बन जाते हैं असिस्ट करते टाइम, कि वो अपना एक प्रोजेक्ट जो मेन प्रोड्यूसर होता है उसको दे देते हैं, प्रोडक्शन हाउस को देते हैं कि मुझे लगता है म्यूजिक वीडियो बनना चाहिए, मुझे लगता है कि ये स्किट बननी चाहिए। जैसे कि आजकल फिल्टर कॉपी में अंशुल कर की कंपनी जो है, देसी म्यूजिक फैक्ट्री, उसमें या ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, म्यूजिक की कंपनीज है, जहाँ पे बहुत सारे इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं जो 21, 22, 23, 24 साल के लौंडे हैं, जो अपने अपने प्रोजेक्ट देते हैं, और प्रोजेक्ट ऐसे देते हैं कि उनको नहीं पता होता ये पैसा कहाँ से आएगा, बिकॉज दैट इज नॉट द कंसर्न। सो दे गिव द आइडिया कि ये लिरिसिस्ट होगा, ये म्यूजिक टोनी कक्कड़ म्यूजिक करेंगे, गाना गाएंगे, उसको हम ये करेंगे, उसका एक प्लान होता है कि उसको रिलीज करेंगे, उसको मार्केट करेंगे, उसका ट्रैक्शन बढ़ाएंगे और ये करेंगे, पूरा प्लान आप देते हो। अगर प्रोड्यूसर को वो प्लान पसंद आता है तो वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बोलता है, क्योंकि आपने वो प्लान दिया होता है, आपका आइडिया होता है, तो यू बिकम द मेन प्रोड्यूसर ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। दैट इज हाउ यू स्टार्ट योर जर्नी एज अ प्रोड्यूसर। सो ये दिमाग से निकाल दो कि आपको प्रोड्यूसर बनने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है। नहीं, अगर आप प्रोड्यूसर बनना चाहते हो, फाइंड अ नाइस स्क्रिप्ट एंड देन गो अहेड इन द मार्केट एंड फाइंड द राइट फाइनेंसर हु कैन फाइनेंस योर स्क्रीन प्ले, एंड देन फाइंड द राइट डायरेक्टर एंड द टीम, एंड देन यू प्रोड्यूस योर फिल्म, एंड दैट्स हाउ योर फिल्म कम्स टू बी मेड। मिथ ऑफ अ प्रोड्यूसर नॉट अ फाइनेंसर। ऑफ कोर्स ये बात तो मैंने क्लियर कर ली, तो इस पॉइंट का कोई मतलब रह नहीं गया है, तो मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, क्योंकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर चुका हूँ कि प्रोड्यूसर फाइनेंसर नहीं होता है। इसके बारे में और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मेन वर्क, पिक द राइट टीम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें लोगों को लगता है यार प्रोडक्शन का काम ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो होता नहीं है, उसमें तो सामान ले लेके आना होता है, तो मतलब कोई पैसा दे दे, आप सामान लेके और रसीदें काट दो। नहीं, इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे काम होते हैं। प्रोडक्शन वाले सो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत काम होता है। उन्हें कास्टिंग करवानी पड़ती है, उन्हें राइट डायरेक्टर, राइट टीम लेके आनी पड़ती है, राइट राइटर्स की टीम लेके आनी पड़ती है, राइट DOP लाने पड़ते हैं, उनके असिस्टेंट लाना पड़ते हैं, फिर उनको कैमरा टेस्टिंग करानी पड़ती है, फिर एडिटर चाहिए होते हैं, एडिटर को जो रिक्वायरमेंट होती है, अच्छा सिस्टम चाहिए, वो आपको रेंट पे लाना होता है, या आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीदते हो उसको। आप मतलब जो भी चीज़ें आपको करनी होती हैं, आपको राइट टीम पिक करनी पड़ती है, फिर उनके अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप राइट टीम पिक करो और डायरेक्टर की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करो। बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर होते हैं जो बहुत ही लेजी टाइप के होते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें नहीं करते हैं, जैसे कास्टिंग में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उन्हें करना चाहिए, तो वो खुद ही कास्टिंग करने लग जाते हैं। वो एक तरीका मुझे लगता है सही नहीं है। पहले होता था ऐसा कि कास्टिंग आप खुद ही करते थे, कास्टिंग डायरेक्टर को पैसा नहीं देते
देते, पर आजकल ज़्यादातर एक्टर्स जो हैं वो किसी ना किसी कास्टिंग एजेंट से दोस्ती में हैं या कॉन्ट्रैक्ट में हैं, जिसकी वजह से उनके थ्रू जब कोई एक्टर आता है तो ईजिली किसी प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोल देता है। अगर आप इंडिविजुअली किसी एक्टर को अप्रोच करोगे तो उतना आसान नहीं पड़ता है, और जितना हम सोचते हैं एक्सपेंसिव होता है कास्टिंग एजेंट्स को हायर करना है, कास्टिंग एजेंसी को हायर करना, उतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। मैं किसी कास्टिंग एजेंसी वाले से बात करके आपको कोई इंटरव्यू पेश करने की कोशिश करूंगा उस बारे में। सो मेन वर्क जो प्रोडक्शन वाला प्रोड्यूसर का होता है वो ये है कि राइट टीम पिक करिए कि नहीं करिए। भले ही उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने से नीचे लोगों को दे रखी है, पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर राइट टीम पिक नहीं करी है और कुछ भी ब्लंडर होता है सेट पे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर के ऊपर भी फटती है। सो बहुत ज़रूरी है कि राइट टीम पिक करो। मेक सम स्पेक शॉर्ट फिल्म्स एंड पिच। अगेन डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, किसी भी फिल्म मेकिंग के जोन में जाने के लिए आपको अपना एथिक्स, अपने वर्क, अपना टैलेंट, अपना सब कुछ प्रूव करना पड़ता है। और वो प्रूव करने का एक ही तरीका है कि आप अपना कंटेंट बनाइए, अपना कंटेंट बना के इंटरनेट पे डालिए और लोगों तक पहुंचाइए और उसके उसे वायरल करिए, और दैट्स हाउ यू रीच टू अदर पीपल। सो मेक सम शॉर्ट फिल्म, जितना आप बना सकते हो। खुद के पैसे लगेंगे, ठीक है, 5,000 रुपये लगाओ, 10,000 रुपये लगाओ, 2,000 रुपये लगाओ, कितना ही पैसा लगाओ, जो भी पैसा लगाता है वही प्रोड्यूसर बन जाता है अपने आप, जो बाकी लोग उसकी बातें सुनने लगते हैं। सो अपनी फिल्म बनाओ, अपना पैसा लगाओ और 2-3-4 फिल्में बना के लेके जाओ और बोलो कि मैं इसमें प्रोड्यूसर रहा हूँ, मैंने इस तरह से चीज़ें मैनेज करी हैं। इंटरव्यू में इसी तरीके के सवाल तुमसे पूछ सकते हैं वो लोग, और दैट्स हाउ यू बिकम अ गुड प्रोड्यूसर। अभी कमीशन्ड प्रोड्यूसर्स जो होते हैं इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। 2 तरीके के प्रोड्यूसर होते हैं। एक तो प्रोड्यूसर होता है जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर होता है, जो करण जौहर बेसिकली उसने कंपनी खोली हुई है पर वो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है, मतलब कि वो खुद से फाइनेंस करता है, खुद से पिक्चर प्रोड्यूसर होता है, सारी चीज़ें खुद से अरेंज करता है, तो वो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है। एक कमीशन प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे करण जौहर ने किसी को हायर किया, लाइक करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में 5 पिक्चरें बन रही हैं। अब हर सेट पर तो वो नहीं रह सकता, तो एक प्रोजेक्ट को हेड करने के लिए एक बंदा रख देगा। You are going to overhead everything and that guy becomes a producer. तो producer basically becomes the CEO of a company. जैसा CEO of the company होता है वैसे producer of the film project होता है, तो वो सारी चीजें देखेगा। तो that guy who handles everything is called the commission producer. इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जो लोग खुद का पैसा लगाते हैं या पैसा कहीं से लेके आते हैं या फिर खुद से पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, दैट बिकम्स इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर। और जिनको कोई प्रोजेक्ट बनाया प्रोजेक्ट ऑलरेडी दिया जाता है, दोज आर कमीशन प्रोड्यूसर्स। सो कमीशन प्रोड्यूसर बनना आसान है, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर बनना बहुत मुश्किल है और हेडेक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, टकले हो जाते हैं लोग, 2 लोग टकले हैं इस पूरे सिनारियो में। सो बाल गायब हो जाते हैं भाई सब लोगों के। इन हाउस प्रोड्यूसर्स वो होते हैं, जब मैं भाई साहब बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, मैं आपको समझ लो कितने डिटेल में चीज़ें बता रहा हूँ। इन हाउस प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन हाउस में ही रहते हैं, मतलब कि बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज में आप जाओगे, मैं भी तो गया हूँ, आप लोग भी गए होंगे, आपको पता होगा, कुछ लोग वहीं बैठे रहते हैं और वो सैलरी लेते हैं, मंथली लेवल पे होते हैं। तो वो बैठे रहते हैं जब उनका कुछ काम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, पर जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो उनको वो प्रोजेक्ट असाइन कर दिया जाता है और वो वहाँ से काम पे लगते हैं। अभी जैसे कमीशन प्रोड्यूसर आपको मैंने बताया था, तो उसमें क्या है, कई बार बाहर से भी प्रोड्यूसर्स हायर किए जाते हैं, जिनको प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस होता है उनको हायर किया जाता है। एक प्रोजेक्ट से दिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट तुम करके हमको पूरा दो, ठीक है, अच्छा निकाल के दो, इतना बजट है उसका, ये है, वो सारी चीज़ें स्टडी करते हैं और वो स्टडी करके उनको सारा बजट टीम देते हैं और उसके बाद वो प्रोड्यूस करके उनको देते हैं, पूरी चीज़ें ओवरहेड करते हैं। वैसे इन हाउस प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन हाउस में ही बैठे रहते हैं, उनका काम होता है मंथली सैलरी लेते हैं, जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसमें जाके प्रोडक्शन का काम करते हैं और पूरा प्रोजेक्ट ओवरहेड करते हैं। तो इस तरह के लोगों को इन हाउस प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। सो आई थिंक दिस वॉज everything that I feel that you should know about production and producers. इसके बियॉन्ड भी अगर कुछ है, बच जाता है, जो आपको लगता है कि मुझे जानना चाहिए और मुझे बताना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर मैंने कमेंट देखा आपका तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रिसेंटली मैंने कमेंट्स देखने भी बंद कर दिए हैं, क्योंकि कमेंट देख के मैं इरिटेट हो जाता हूँ। अब एक ही तरीके के सवाल कितनी बार पूछोगे भाई साहब, मैं पागल हो जाता हूँ वो सेम चीज़ देख कर। खैर एनीवेज, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।